છો? કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે હિન્દી વિષય ભણીશું. હિન્દીમાં આજે આપણે એક ગદ્ય પાઠ ભણવાના છે, જે પશુ પક્ષી વિષયક છે. તમારી બધાને જ ઘરે કોઈને કોઈ પાલતુ પ્રાણી હશે જ, અને તમે તેને ખૂબ વહાલ કરતા હશો, બરાબર ને? આપણે તો તેને ઘરનું એક સદસ્ય પણ માનીએ છીએ. આજે જે આપણે ગદ્ય પાઠ ભણવાના છે, તેમાં પણ લેખિકા તેના ઘરે જે પ્રાણી છે તેને ખૂબ વહાલ કરે છે. તો ચાલો આ પ્રાણી વિષયક પાઠનો આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું. અહીં 12મો પાઠ છે રાણી, જેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે રેખાચિત્ર. તેની લેખિકા છે મહાદેવી વર્મા. તેમનો જન્મ 1907માં થયો હતો અને મૃત્યુ 1983માં થયું હતું. અહીં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેકના લીધે 9ને જગ્યાએ 5 લખાયો છે, જે તમે તમારી બુકમાં સુધારી લેશો. ચાલો સૌપ્રથમ આપણે લેખિકાનો પરિચય મેળવીએ. હિન્દી साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नील भरी दुख की बहरी और तुमको न्यू में ढूंढा, तुमने ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदयी भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्ष करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार. छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंथ, महादेवी और निराला. इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा है, तो पंथ प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए. निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई. फरीदाबाद में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रलभा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई. मुख्यतः महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है. प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुल गुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है. निहारा, रश्मि, नीरजा, सोच गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं है. आ હતો એમનો પરિચય. હવે આપણે આ ગદ્યપાઠને ટૂંકમાં જોઈશું. यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है. ऐसा लगता है कि यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है. पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणी के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है. ચાલો વિદ્યાર્થીઓ, આપણે હવે આ પાઠને વિસ્તારથી ભણીશું. रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और सवारों का आधिक्य था. એટલે કે ઇન્દોર એક રાજ્ય હોવાના કારણે અહીં ઘોડે સવારો વધારે પાત્રમાં જોવા મળતા હતા. इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चे को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति में संबंध के रामा ने हमारा ज्ञानवर्धक किया था. ज्ञानवर्धक करવું એટલે કે જાણકારી આપવું. गधों पर घूमते देखते थे. रामा की कहानी में जो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था, देश निकाला એટલે કે દેશથી કાઢી મૂકવું. इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है. रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था. इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है. એટલે કે વિદેશથી એમને અહીં દંડ આપીને મોકલવામાં આવ્યા છે. અહીં ત્યાં ગધેડા નથી, માટે તેમને અહીં મોકલવામાં આવ્યા છે. एक दिन हम तीनों ने बापूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है. यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है, तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए. बापूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अनुगा होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया. એટલે કે અલગ જઈને ખૂબ જ
गंभीर बनी जवाब आप्यो, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्रस्थ स्रोत रामा को बापूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू એટલે કે ચોકલેટી કલરનો ઘોડો આંગણ કે પશ્ચિમ વાલે પરાંડે में બાંધા ગયા હતા, એટલે આંગણના પાછળવાળા ભાગમાં બાંધવામાં આવ્યો હતો। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा बनाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि को उसकी देखरेख के लिए छूटा नाम का साइक रखा गया। साइक એટલે કે ઘોડાની देखरेख करवावाळो व्यक्ति। अब तो हम उस छोटे टट्टू को बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। आतंकित थવું એટલે કે भयभीत थવું। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। અહીં એક મુહાવરો આવે છે, કાન ખીંચના એટલે કે सजा आपवी, चेतावनी आपवी। हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बापूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। એટલે કે 4-5 દિવસ તેનાથી નારાજ જ રહ્યા, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। એટલે કે રામાએ એમને જવાબ આપ્યો હતો કે એનું નામ તાજરાની છે। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को तो माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़ी सहज हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है, यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बस जैसी है। आँखों में बसना आ एक मुहावरो છે, એટલે કે હૃદયમાં સ્થાન મેળવવું। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा। અહીં અયાલ શબ્દનો અર્થ થાય છે ગરદન પરના વાળ। बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें, पारदर्शी એટલે કે આરપાર જોઈ શકાય તેવી आँखों, लाल नठुने जिन्हें फुला फुला कर चेहरों और की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाले लंबा मुंह और लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। એટલે કે क्षत विक्षत એટલે કે घायल न थवो। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ को मक्खियों उड़ाने के क्रम में मूर्छल के समाल उड़ती गिरती रहती थी। मूर्छल એટલે કે મોરના પીછામાંથી બનાવેલું ઝાડું। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखी अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते थे। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अस्तबल એટલે કે घोड़ाने રાખવા માટેનું સ્થળ। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में ही एक खुली अलमारी और कहीं आटे ताक थे। इन्हीं में हमारा स्वेच्छा
विस्थापित और शरणाई खिलौने का परिवार स्थायी होने लगा। स्वेच्छाई એટલે કે સ્વેચ્છાપિત અને વિસ્થાપિત એટલે કે स्थान से छूटा हुआ।